नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है खेल विशेषज्ञ राजेश राय। राजेश, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल बांग्लादेश का दौरा करेगी। पूर्व सलामी बल्लेबाज शिव सुंदर दास को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया। टेनिस में रॉजर फेडरर की चोट के बाद जिनेवा टेनिस टूर्नामेंट में टेनिस में उनकी वापसी, और एटीपी रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले जबकि नडाल तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम का अगले वर्ष व्यस्त कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत भारत बांग्लादेश के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ भी टेस्ट और सीमित ओवरों की श्रृंखला खेलेगा। सुनते हैं अगले वर्ष भारतीय क्रिकेट टीम के कार्यक्रम पर निखिल की ये रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल नवंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी। भारतीय टीम 2 टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच खेलेगी। भारतीय टीम इससे पहले 2015 में बांग्लादेश के दौरे पर गई थी। कोरोना के कारण पिछले साल लगे लॉकडाउन की वजह से कई क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए थे। अब जो इवेंट स्थगित हो गए थे उन्हें आने वाले 2 साल में कराया जाएगा। भारतीय टीम अगले साल की शुरुआत से ही व्यस्त कार्यक्रम करेगी। वेस्टइंडीज की टीम जनवरी में भारत का दौरा करेगी और सीमित ओवर की श्रृंखला खेलेगी, जिसमें 3 एकदिवसीय और 3 T20 मैच शामिल हैं। इसके बाद फरवरी मार्च में श्रीलंका की टीम भारत का दौरा करेगी। श्रीलंका के साथ भारतीय टीम 3 टेस्ट मैचों और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। वहीं भारतीय टीम सीमित ओवर की सीरीज खेलने के लिए जून जुलाई में इंग्लैंड जाएगी। टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज खेलनी है। वहां से टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर जाएगी। भारतीय टीम को जुलाई अगस्त में वेस्टइंडीज के साथ लिमिटेड ओवर की श्रृंखला भी खेलनी है। इसमें 3 वनडे और 3 T20 मैच शामिल हैं। सितंबर में एशिया कप होना है। सितंबर नवंबर में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ घरेलू श्रृंखला भी खेलेगी, जिसमें भारत को 4 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। नवंबर में टीम बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। राजेश, हालांकि स्पोर्ट्स की लगभग सभी इवेंट्स पर कोरोना का साया छाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे गेम खिलाड़ी और अभी भी खेल रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं आने वाले खेलों की। और अगले साल का अगर भारत का दौरा देखा जाए तो बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये दौरा जो होगा पूरी तरह से सफल होगा और कुछ नए खिलाड़ियों को इसमें मौका मिलेगा। राजेश जी देखिए, ये अगले साल जो भारत का ये दौरा, ये सारा कार्यक्रम आपने बताया अभी जी, काफी व्यस्त दौरा है। और बांग्लादेश का टूर करना है और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सब टीमों के साथ मैचेस खेलने हैं जी। तो ये काफी चैलेंजिंग है भारत के लिए। और जी, ये देखते हुए कि इस साल अभी बचा हुआ आईपीएल का हिस्सा पूरा होना है और उसके बाद वर्ल्ड कप का आयोजन होना है भारत में। और उसके बाद ये चीजें शुरू होंगी कि भारत को अगले इसमें क्या क्या करना है। जी राजेश, इस दौरान जबकि भारत को यूं कहना चाहिए, हम पिछले कुछ कार्यक्रम से हम लगातार बात कर रहे हैं और खेल जगत में भी ये सुर्खी है कि भारत की एक तरह से देखा जाए तो 2 टीम हो चुकी हैं, जिसे हम भारत बी टीम और भारत ए टीम हम कह सकते हैं। एक टीम है जो इस बार श्रीलंका का दौरा करेगी और एक टीम है जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंग्लैंड जाएगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होनी है। ऐसे में जब अगले साल इतना व्यस्त कार्यक्रम होगा तो क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 2 टीमों पर अपनी विश्वास जता सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि आप एक ही खिलाड़ियों को लगातार सीरीज में झोंक नहीं सकते हैं। उनके ऊपर थकावट का, इंजरी फटीग का जो असर है वो आ सकता है। और मुझे लगता है कि 2 टीमों का जो विचार है वो किया जा सकता है। और ये देखना जरूरी होगा कि जहां पर अगर इंडियन टीम लगता है कि बहुत मजबूत या बड़ी टीम भेजने की जरूरत नहीं है तो वहां आप बी ग्रेड की टीम भेज सकते हैं। और बी ग्रेड का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक सब स्टैंडर्ड टीम भेजें। बी ग्रेड से मेरा मतलब है कि आप रेगुलर जो आपके प्लेयर हैं उनसे हटकर एक टीम बनाएं और उनको भेजें। और ये देखिए, बहुत जरूरी है कि इस तरह की जो टीम भेजी जाएगी उससे निश्चित रूप से क्रिकेट को ही फायदा होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत के पास इस समय खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा पूल है जी। और जो कोरोना का माहौल है उसमें देखते हुए कि हर दौरे पर
बड़ी टीमों को भेजा जा रहा है कि कोरोना के संकट में अगर कोई खिलाड़ी फंसते हैं तो उनकी जगह रिप्लेस करने के लिए दूसरे खिलाड़ी मौजूद रहें। तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है और भारत को कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी 2 टीमें बनाए जो मजबूत भी रहें और अपनी कंट्री का जो चैलेंज है वो मजबूती के साथ पेश कर सके। नवीन जी, राजेश, ऐसे में बहुत से खिलाड़ियों को एक नया मौका मिलेगा और जैसा कि आपने भी कहा कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ जो है क्रिकेट में वो बहुत मजबूत हो गई है और हम 2 टीमें बना सकते हैं। ऐसे में राजेश, वेस्ट इंडीज का दौरा जो है वो कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर नए खिलाड़ियों को वहां पे भेजा जाता है तो वहां पे एक तेज तर्रार और ड्राई पिच और तेज गेंदबाजी का उनको सामना करना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज की जो भी स्थिति है क्रिकेट की, वो शॉर्टर फॉर्मेट में यानी T20 में वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन टेस्ट और वनडे को देखें तो बहुत ज्यादा मजबूती उनमें अभी उतनी नहीं है जी। और भारत के पास इन फॉर्मेट में सभी फॉर्मेट के लिए अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं जो T20 में भी अच्छा खेल सकते हैं, वनडे में भी अच्छा खेल सकते हैं। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो भारतीय टीम जो है वो आप टेस्ट फॉर्मेट के लिए भी तैयार कर सकते हैं और छोटे फॉर्मेट के लिए भी तैयार कर सकते हैं जी। और वेस्ट इंडीज में अगर आप चाहें तो वहां पर ऐसी टीम भेजी जा सकती है जो आपको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके जी। और अब नजर अगली खबर पर। पूर्व टेस्ट सलामी बल्लेबाज शिव सुंदर दास को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया है। उनकी नियुक्ति इंग्लैंड में होने वाले आगामी 7 मैचों के लिए ही की गई है। जून जुलाई में होने वाले इस दौरे में 1 टेस्ट, 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। एकमात्र टेस्ट ब्रिस्टल में 16 जून से शुरू होगा और यह दौरा 15 जुलाई को 2020 मैच के साथ समाप्त होगा। वहीं भारतीय रेलवे के पूर्व खिलाड़ी अभय शर्मा को फील्डिंग कोच बनाया गया है। शिव सुंदर दास इससे पहले भारतीय महिला ए टीम के साथ काम कर चुके हैं। राजेश, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बार फिर जो है शिव सुंदर दास पर अपनी विश्वसनीयता दिखाई है और उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच भी बनाया है। ये इस समय महिला टीम को लेकर अचानक से सरगर्मियां तेज हुई हैं जी। और अगर आप देखें तो रमेश पवार को टीम का हेड कोच बनाया गया है, ये बल्लेबाजी कोच बनाए गए हैं शिव सुंदर दास, फील्डिंग कोच तैयार किए गए हैं और ये पूरी एक आप कह सकते हैं जो उनका एक सपोर्टिंग स्टाफ है वो तैयार किया गया है। और ये अचानक से कुछ दिनों के अंदर में ये सारी चीजें हुई हैं। अगर आप देखें पिछले 1 सप्ताह के अंदर में ये सारी चीजें घटित हुई हैं कि रमेश पवार टीम के कोच, बल्लेबाजी कोच और इस तरह से फील्डिंग कोच तैयार किए गए। तो भारतीय टीम जो इंग्लैंड का टूर करेगी उसमें टेस्ट भी खेलेगी, वनडे भी खेलेगी और T20 भी खेलेगी जी। टीमें इसकी अनाउंस की जा चुकी हैं और भारतीय टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि वहां पर अच्छा परफॉर्म करें और अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ जो 7 साल के अंतराल में उनको एक टेस्ट मैच खेलने को मिल रहा है जी, उस टेस्ट मैच में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें जी। शायद इसीलिए शिव सुंदर दास को बल्लेबाजी कोच भी बनाया जा रहा है, क्योंकि 7 साल बाद भारत जो है टेस्ट मैच खेलेगा और उम्मीद की जा रही है कि उनकी कोचिंग के अंदर भारतीय टीम जो है, जो शुरू के जो बल्लेबाज है, भारतीय के जो ओपनर बल्लेबाज है, वो एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। राजेश जी बिल्कुल। तो ये एक पूरी कवायद जो की गई है कि एक सपोर्टिंग स्टाफ आपके पास बेहतर तरीके से रहे जो आपको हर तरह से गाइड कर सके। तो क्योंकि आपके अगर आप देखें तो इस दौरे के लिए टेस्ट, वनडे और T20 की जो टीमें अनाउंस की गई हैं उसमें प्लेयर्स अलग अलग प्लेयर्स रखे गए हैं और अब ये जो सपोर्टिंग स्टाफ में ये जो ये खिलाड़ी रखे गए हैं भारत के पुराने, तो इनसे टीम को मजबूती मिलेगी और टीम की जो स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल से बढ़ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे प्लेयर्स वहां पर जाएं वो वहां पर अच्छा परफॉर्म करें, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 हो या फिर वो एक मात्र टेस्ट मैच क्यों ना हो। राजेश, इस बार फील्डिंग को भी बहुत अहमियत दी जा रही है, शायद इसीलिए अभय शर्मा को फील्डिंग कोच भी नियुक्त किया है।
हाँ देखिए, फील्डिंग एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इस वक्त क्रिकेट में। चाहे वो मेंस क्रिकेट हो चाहे वुमेन क्रिकेट हो, फील्डिंग बहुत ही प्लस पॉइंट है। और फील्डिंग जितनी आप अच्छी करेंगे उतना आपके पास चांसेस रहेंगे कि आप कोई भी मैच जीत सकते हैं जी। और ये कारण है कि एक फील्डिंग कोच अभय वर्मा के तौर पर रखा गया है जो भारत की फील्डिंग को बेहतर कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि सभी खिलाड़ी जो कोच बताता है उसको फॉलो करें और उसको फॉलो करने के साथ साथ उन चीजों को लागू करने की कोशिश करें जो टीम के कोच उनको गाइड करते हैं कि आपको मैदान में क्या करना है और कैसे करना है। जी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अगले महीने इंग्लैंड में एकमात्र टेस्ट मैच खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट मैच खेलेगी। भारतीय महिला टीम 7 साल बाद इंग्लैंड में कोई टेस्ट मैच खेलेगी। एकमात्र टेस्ट मैच 16 जून से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम इस दौरे पर एक दिवसीय T20 मैच भी खेलेगी। भारतीय टीम इंग्लैंड रवाना होने से पहले कल मुंबई में इकट्ठा होगी। भारतीय पुरुष टीम के साथ इंग्लैंड रवाना होने से पहले महिला टीम 2 हफ्ते तक क्वारंटीन यानी पृथकवास में रहेगी। और अब बात टेनिस की। एटीपी की जारी टेनिस रैंकिंग में स्पेन के राफेल नाडाल तीसरे जबकि सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले स्थान पर बने हुए हैं। हाल ही में खेले गए इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नाडाल ने जोकोविच को पराजित कर खिताब अपने नाम किया था। सुनते हैं पुरुष और महिला रैंकिंग पर अलका की ये रिपोर्ट। टेनिस में जारी एटीपी रैंकिंग में जोकोविच पहले स्थान पर बने हुए हैं जबकि रूस के डैनियल मेदवेदेव दूसरे स्थान पर हैं। वहीं नडाल तीसरे स्थान पर काबिज हैं। नडाल 24 मई से शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन में अपने करियर के रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की तलाश में उतरेंगे। एटीपी रैंकिंग के शीर्ष 10 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नडाल शीर्ष 10 में 817वां सप्ताह बिता चुके हैं और उन्होंने अमेरिका के जिमी कोनर्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। वहीं रॉजर फेडरर 8वें स्थान पर हैं। महिलाओं में पोलैंड की ईगा स्वितेक इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीतने के बाद WTA रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंच गई हैं। 19 वर्षीय खिलाड़ी रैंकिंग में 6 स्थान के सुधार के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता अमेरिका की सेरेना विलियम्स 8वें स्थान पर हैं। शीर्ष 3 में ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी, जापान की नाओमी ओसाका और रोमानिया की सिमोना हालेप बरकरार हैं। इस बीच अमेरिका की कोको गॉफ ने भी 5 स्थान में सुधार किया है और वो 35वें से 30वें स्थान पर पहुंच गई हैं। वो इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थी। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। राजेश, नडाल को इटालियन ओपन जीतने का कोई खास फायदा नहीं हुआ है। हालांकि जोकोविच अभी भी पहले स्थान पर बने हुए हैं। एक फायदा जो हमें लगता है नडाल का वो ये है कि मैड्रिड ओपन हारने के बाद इटालियन ओपन में उन्होंने एक अच्छी वापसी की है। राजेश जी, अगर आप देखें तो नडाल ने जिस तरह से 10वीं बार इटालियन ओपन जीता वो एक बड़ी अचीवमेंट है जी। अगर आप उनके परफॉर्मेंस को देखें और फाइनल में उन्होंने जिस तरह से नोवाक जोकोविच को हराया वो बहुत ही मायने रखता है। ये देखते हुए कि 24 तारीख से फ्रेंच ओपन स्टार्ट हो रहा है जी और फ्रेंच ओपन में नडाल एक बार फिर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो ये बहुत जरूरी था कि आप जीतने के साथ साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम में उतरें जी और फ्रेंच ओपन में नडाल अपनी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करेंगे जी। और मुझे लगता है कि जो रैंकिंग है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। रैंकिंग का जो असर है वो इस टूर्नामेंट में ज्यादा दिखाई देने वाला नहीं है। और जहां तक राजेश, इटालियन ओपन पे एक जो नया नाम चमके बाहर निकला है महिलाओं की बात करें तो वो है कोको गॉफ का, जिन्होंने हालांकि अपनी रैंकिंग में सुधार किया है लेकिन बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा और वो सेमीफाइनल तक भी पहुंची। राजेश जी, कोको गॉफ सेमीफाइनल तक पहुंची और उनका प्रदर्शन वास्तव में अच्छा रहा था। लेकिन जो स्वियाटेक जिन्होंने ये फाइनल जीता और टॉप 10 में जगह बनाई जी, उन्होंने जिस तरह से प्लिस्कोवा को फाइनल में 6-0 से मात दी वो काफी मायने रखता है जी। तीसरी बार फाइनल खेल रही थी प्लिस्कोवा
और प्लिस्कोवा को उन्होंने कोई भी गेम जीतने का मौका नहीं दिया जी। 6-0 से उन्होंने फाइनल जीता। तो स्वियाटेक का जो परफॉर्मेंस था वो वास्तव में काबिल तारीफ था। और ये देखते हुए कि अब जब फ्रेंच ओपन 24 से स्टार्ट होगा तो स्वियाटेक मजबूत दावेदारी पेश करेंगे अपनी तरफ से फ्रेंच ओपन खिताब के लिए। जी राजेश, इस बीच पूर्व चैंपियन स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। वावरिंका को मार्च में पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण उनकी सर्जरी हुई थी और चोट से उबर नहीं के कारण उन्होंने ये फैसला लिया है। वावरिंका ने 2015 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। इटली के पार्मा में खेले जा रहे एमिलिया रोमगना टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने इटली की लीजा पिगोटा को 6-3, 6-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। अगले दौर में सेरेना का मुकाबला चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा से होगा। सिनियाकोवा दुनिया की पूर्व नंबर 1 युगल खिलाड़ी रही हैं। वहीं वीनस विलियम स्लोवाकिया की अन्ना कैरोलिना शेमेडोलोवा के हाथों 3 सेट तक चले मुकाबले में 7-5, 2-6, 2-6 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। राजेश, एक तरफ जहां ये जो टूर्नामेंट है वो सेरेना विलियम्स के लिए एक अच्छा यादगार साबित हो रहा है, वो अगले दौर में पहुंच गई है, लेकिन वहीं उनकी बहन जो है वीनस विलियम, वो एक बार फिर हार गई हैं और टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। शायद अब वो वक्त आ चुका है जब वीनस विलियम्स को रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट इस ईयर, उससे ऐसा लगता है कि शायद उनके खेल में अब वो चमक और वो पैनापन नहीं रह गया है। राजेश, ये बिल्कुल सही बात है कि वीनस जो उम्र के जिस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं उसमें अब वो जो धार दिखाई देनी चाहिए जो खेल में होती है खिलाड़ी के, वो एक तरह से नदारत है जी। वो अनजान खिलाड़ियों से भी हार जाती हैं और उतना ये बड़ा मुश्किल है कहना कि वो कब रिटायरमेंट लेंगी, लेकिन रिटायरमेंट हमेशा खिलाड़ी का निजी फैसला होता है और वो खिलाड़ी तय करेगा कि उसको रिटायरमेंट कब लेना है और कब नहीं लेना है जी। और अब बात रॉजर फेडरर की। रॉजर फेडरर 2 महीने के अंतराल के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में भाग लेंगे। जिनेवा टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में रॉजर फेडरर का मुकाबला पाब्लो एंडुजार से होगा। एंडुजार जॉर्डन थॉम्सन को पहले दौर में हराया था। एंडुजार ने उन्हें 6-0, 6-4 से हराया था। फेडरर का पिछले 2 साल में क्ले कोर्ट पर यह पहला मैच होगा। आखिरी बार 2019 में फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल में राफेल नाडाल से वो हारे थे। जिनेवा ओपन में उन्हें शीर्ष वरीयता मिली है और पिछले 1.5 साल में यह उनका दूसरा टूर्नामेंट है। दाहिने घुटने के ऑपरेशन के कारण वो टेनिस से दूर रहे थे। मार्च में दोहा ओपन में वो अपने दूसरे मैच में ही हार गए थे। और अब बात ओलंपिक की। टोक्यो में डॉक्टरों के एक शीर्ष निकाय ने कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के कारण इस साल के ओलंपिक खेलों को रद्द करने की सिफारिश की है। महामारी के कारण पिछले साल स्थगित किए गए खेलों का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना था। टोक्यो और कई अन्य प्रांतों में आपातकाल की स्थिति को 31 मई तक बढ़ा दिया है। राजेश, ये एक कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, खासकर अगर खिलाड़ियों के मद्देनजर देखा जाए, क्योंकि वो पूरे 4 साल तक इंतजार करते हैं ओलंपिक का। पिछले साल ओलंपिक रद्द हुए और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि शायद उस पे कोरोना का काल जो है, जो बादल है, वो छाए रहेंगे। राजेश, बहुत संक्षेप में। ये बिल्कुल सही बात है कि कोरोना का जो हिसाब किताब है वो इस समय एक तरह से बिगड़ा हुआ है और इसका सीधा असर ओलंपिक पर दिखाई दे रहा है। आपने ठीक कहा कि 4 साल खिलाड़ी इंतजार करता है इन खेलों के लिए और कि वो उसमें अच्छा प्रदर्शन करे और अपने देश के लिए पदक जीत सके, लेकिन जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ओलंपिक संभव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जी राजेश, तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल बांग्लादेश का दौरा करेगी। पूर्व सलामी बल्लेबाज शिव सुंदर दास को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच बनाया गया। रॉजर फेडरर चोट के बाद एक बार फिर जिनेवा टेनिस टूर्नामेंट में वापसी करेंगे और एटीपी रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले, जबकि नडाल तीसरे नंबर पर। आज के अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।